प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज से हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं, गेम चेंजर सीरीज। इस सीरीज में क्या होने वाला है ये पहले मैं समझा देता हूँ जल्दी से, फिर अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो बच्चों, जो भी क्वेश्चन जेईई मेंस में अभी तक पूछे गए हैं इस सेशन में, जो सेशन 1 जनवरी में हुआ है, तो उनके वो क्वेश्चन जो रिलेवेंट क्वेश्चन नीट में जो आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन हमने यहाँ सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, तो और इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले जो मैं फर्स्ट पेपर ले रहा हूँ नीट का फिजिक्स वाला पार्ट, 22 जनवरी इवनिंग में जेईई मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें से नीट रिलेवेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं और वो मैं एक एक करके आपको सोल्व करवाता हूँ। तो अपन सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि जेईई मेंस में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यू होते हैं 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और सेक्शन बी में इंटीजर होते हैं। ठीक है, अपने को केवल कॉन्सेप्ट पिक करना है यहाँ पे, ये नहीं कि ये जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं तो थोड़े ऑब्वियसली थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट जो ज्यादा ही इरेलेवेंट क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी हटा दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा से, सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस सेक्शन कंटेन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, ओनली एक ऑप्शन करेक्ट होगा, और जेके नीट में भी अपना इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये करेक्ट आंसर चूज करना है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, और इस टाइप का असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन अपने नीट में भी आता है। ठीक है, तो असर्शन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं जरा। ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स रेस्पेक्टिवली देन अर्थ। मतलब एक ऐसे प्लैनेट पे चले गए हैं जहां पर जो मास है वो अर्थ के मास से 4 गुना है और रेडियस 2 गुना है। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम ऑन अर्थ एंड द प्लैनेट। मतलब जो अर्थ पे जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ रहा है वही सेम टाइम पीरियड उस प्लैनेट पर भी आएगा, ऐसा असर्शन में बोला गया है। तो पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन। जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, अपन क्या लिखते हैं, 2π√L/g। अब ये तो अर्थ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्लैनेट पे चला जाऊंगा तो प्लैनेट पे जाने पे क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे 2π तो कांस्टेंट है, सिंपल पेंडुलम का लेंथ चेंज होगा नहीं, जी में चेंज हो सकता है। तो प्लैनेट पे जाने पर जी जो है ना, ये जी डैश मान लिया बच्चों मैंने, तो जी डैश क्या आ जाएगा, जो जी का फॉर्मूला होता है, ये जी क्या लिखते हैं अपन, GME/RE²। ठीक है, ME बोले तो अर्थ का मास, RE बोले तो अर्थ का रेडियस, कैपिटल जी कांस्टेंट, ये ME। अब प्लैनेट का जो मास है वो 4 गुना हो गया है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है 4 टाइम्स। ठीक है, और रेडियस 2 टाइम्स हो गई है, ट्वाइस ऑफ RE, और ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और ये वापस जी के बराबर ही हो जाएगा। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है ना, वो जी का वैल्यू ही तो अलग हो सकता था, और वो जी का वैल्यू सेम आ गया तो टाइम पीरियड भी सेम हो जाएगा। तो पहला जो ये असर्शन है ये तो मेरा करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, अब असर्शन तो मेरा करेक्ट हो गया, अब रीजन भी चेक करते हैं क्या है। देखो यहां लिखा है द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मास ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम के मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम तो ये इस टाइप का है, इसका मास अर्थ पे भी वही होगा और प्लैनेट पे भी वही होगा। ठीक ही है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं जरा, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहां तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहां लिखा है असर्शन रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है ना, पेंडुलम के मास से तो क्या ही मतलब है बच्चों। ठीक है, पेंडुलम के मास से तो इस कैलकुलेशन में कोई मतलब ही नहीं आ रहा ना, अर्थ का मास अर्थ की रेडियस, ठीक है, वो उस पर डिपेंडेंसी आ रही है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, और ये फॉल्स होने के कारण ये भी गड़बड़ हो गया। तो असर्शन रीजन बहुत करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन जो लिखा गया है, द टॉर्क ड्यू टू फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है ओरिजिन के अबाउट में, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। तो टॉर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को पता होगा, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F लिखा जाता है। बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो R क्रॉस F, तो R क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने के लिए आपको ये पता होगा,
डिटर्मिनेट मेथड, इस टाइप से आप लोगों ने सोल्व किया होगा। तो आर वेक्टर का तो ये 1 1 1, आर वेक्टर का ये पोजीशन वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट आ गए और फोर्स के कोएफिशिएंट यहां से आ गए 2 1 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई कैप, ये आई कैप तो आ गया। अब आई कैप वाला रो एंड कॉलम हटाऊंगा तो क्या बचेगा 2 1, ठीक है। और फिर जे कैप में माइनस लिखते हैं, पता होगा आप लोगों को, जे कैप वाला रो एंड कॉलम हटाऊंगा तो 2 2 है तो 0 हो जाएगा। एंड लास्ट वाला के कैप में रो एंड कॉलम हटाऊंगा तो 1 2। तो मेरा ये जो आंसर आएगा टॉर्क का, ये क्या आ गया आई कैप, और जे कैप में तो 0 है तो हटा दो, माइनस के कैप। तो आई कैप माइनस के कैप जो है मेरा फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो जेई और जेई मेंस का हो या नीट का हो, इससे कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। तो वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, मैंने वही क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो नीट रिलेवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहां क्या लिखा है देखो, a symmetrical thin bike planes is cut into 4 equal parts, 2 planes AB and CD as shown in figure। ये बाइक प्लेन्स है, इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब दोनों साइड का रेडियस बराबर बराबर। सिमेट्रिक लिखा है ना, सिमेट्रिक थिन बाइक, इधर का जो रेडियस है वही सेम रेडियस इधर का भी होगा, ठीक है, सिमेट्रिक। पावर ऑफ द ओरिजिनल लेंस, ये जो लेंस आपको दिख रहा है, ये वाला जो बड़ा सारा लेंस दिख रहा है, इस टाइप का लेंस, इसकी जो पावर दी गई है ये तो मेरी 4 डायोप्टर है। इसकी पावर जो है ना, इसकी पावर जो बच्चों है ये कितना दिया हुआ है 4 डायोप्टर। और आपसे क्या बोला गया है, देन पावर ऑफ पार्ट ऑफ द डिवाइडेड लेंस। अब यहाँ 4 कट किए ना अपन ने, 4 लेंस बनेंगे। एसिमेट्रिकल थिन बाइक लेंस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक बार तो कट ऐसे लगाए, एक बार कट ऐसे लगाए, तो ये जो दूसरा वाला लेंस बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, ये कट लगाने। तो इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट जाएगा, इधर का आर जाएगा, आर आर। इधर का पावर क्या होगा, ये पावर मैंने पी डैश मान लिया और ये पी डैश का वैल्यू मेरे से पूछा है। तो सिंपल सा लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है बच्चों। लेंस मेकर फॉर्मूला इसके लिए लिखता हूं तो क्या लिखते हैं अपन, 1/f n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये 1/f को तो पावर लिखा जाता है, तो ये पावर जो है शुरुआत में पावर 4 डायोप्टर है, n-1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/ यहाँ माइनस r आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर देखूंगा तो पहले तो ये यहाँ से ये वाला तो प्लस r आ जाएगा पहली सरफेस, दूसरे में माइनस r आ गया, तो ये 4 डायोप्टर n-1, ये d का मतलब डायोप्टर है बच्चों, है ना, ये 1/r 1/r 2/r हो जाएगा, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला अगर मैं सेकंड वाले केस में लगाऊंगा तो यहाँ 1/f इक्वल टू 1/f डैश मान लेता हूँ क्योंकि फोकल लेंथ बदल गई होगी, n-1। अब यहाँ क्या होगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ये पावर p डैश मान लिया, n-1, और यहाँ 1/r आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये राइट हैंड साइड एज इट इज सेम ही तो आ रही है ना उसके। तो यहाँ से अगर मैं ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ये इक्वेशन 2 नाम दे दिया, तो यहाँ से इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा 4 डायोप्टर डिवाइड में p डैश, ये n-1 गायब हो जाएगा, 1/r भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा 2/1। तो p डैश का जो वैल्यू आएगा मेरा ये 2 डायोप्टर आ जाएगा बच्चों, सिंप्लीफाई करने पे। तो चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं जरा 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर 2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे आते हैं बच्चों। यहाँ क्या लिखा है, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन alternating source of EMF E, the current amplitude at resonant frequency is I0। आप लोगों को LCR सीरीज सर्किट पता ही होगा। अब रेजोनेंस सर्किट पे क्या होता है बच्चों, 8 रेजोनेंस पे जो Z है ये मिनिमम होता है इंपीडेंस, ये R के बराबर होता है, XL और XC बराबर होने के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट का एम्पलीट्यूड बोला है ये I0 बोला है, I0 क्या हो जाएगा E डिवाइड में यहाँ R आ गया, ठीक है, जो भी LCR सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। अभी बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R बिकम्स ट्वाइस, ठीक है, R का वैल्यू अगर मैं डबल कर दूं ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विल बी। अब ये R का वैल्यू डबल हो जाएगा ना बच्चों, तो करंट कितना हो जाएगा, मान लो करंट एम्पलीट्यूड I0 डैश हो गया, तो ये क्या लिखूंगा E अपॉन यहाँ 2R आ जाएगा क्या बच्चों, तो E अपॉन 2R है, E अपॉन R का वैल्यू I0 है, तो I0/2 आंसर हो जाएगा। अगेन आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा, 5th क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, ठीक है।
तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये एक ट्यूब है, ट्यूब ऑफ लेंथ L इज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम में ट्यूब दी गई है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए, यहाँ ये जो पॉइंट ए दिख रहा है ना, यहाँ जो रेडियस है R1 जो है ये 2 सेंटीमीटर दी गई है। पॉइंट 2 पे जो रेडियस दिया गया है यहाँ पे R2 पे, ये मेरा 1 सेंटीमीटर दिया गया है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट पॉइंट 1, यहाँ जो वेलोसिटी है ना ये 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ का वेलोसिटी पता करना है मुझे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर 8.2, तो पॉइंट 2 पे क्या वेलोसिटी होगी। तो सिंपल सा कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, a1v1 a2v2 लगा दीजिए। अब a1 क्या लिखोगे, पाई r1 स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू v1 पाई r2 स्क्वायर इंटू v2, पाई से पाई तो घट जाएगा, r1 का वैल्यू यहाँ से लिख दिया 2। अब मैं यहाँ सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। जब भी है ना क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो बच्चों, और अगर क्वेश्चन प्रॉपर एमकेएस में नहीं है ना तो ट्राई करो उसका यूनिट साथ साथ लिख लो, ताकि यूनिट का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने क्योंकि एमकेएस में नहीं, या तो मैं 2/100 लिखूं, ठीक है। v1 क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पाई तो कैंसिल आउट हो ही गया, इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू v2। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट v2 का जो वैल्यू आएगा ये तो 2 का स्क्वायर 4, अब सेंटीमीटर स्क्वायर गया इंटू 2, और ये मीटर पर सेकेंड इक्वल टू v2। तो v2 का जो वैल्यू आएगा बच्चों मेरा 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड निकल रहा होगा वो 8 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ ये एरर का क्वेश्चन है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर इज, मतलब डेंसिटी में एरर चाहिए मेरे को, बाकी एरर दिया गया है। अब आप सब लोगों को पता है वायर ये इस टाइप का शेप बनाता है क्या, वायर सिलेंड्रिकल वायर होता है। तो डेंसिटी क्या लिखते हैं अपन लोग, डेंसिटी लिखते हैं मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब ये सिलेंड्रिकल वायर होता है, वायर का शेप तो सिलेंड्रिकल ही होता है, तो वॉल्यूम क्या लिख देंगे पाई r स्क्वायर l। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखते हो आप, पाई r स्क्वायर h या पाई r स्क्वायर l। अब यहाँ से जो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी चाहिए, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। एरर का क्वेश्चन है बच्चों, प्लस पाई तो कांस्टेंट है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 प्लस डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। अब यहाँ से सारे डेटा रख लेते हैं और जो डेंसिटी का एरर है वो निकालता हूँ जरा कितना आ रहा है। यहाँ पे डेल्टा m क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वायर, ये वाली टर्म डेल्टा m है, मतलब इसका जो लिस्ट काउंट या एरर होने के चांसेस हैं। अच्छा ये ग्राम में है, ऊपर भी ग्राम में रखूंगा नीचे भी ग्राम में रखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0.60 इंटू 100 प्लस 2, रेडियस कितना 0.01, ये सेंटीमीटर में है, और 0.50 ये भी सेंटीमीटर में, इंटू 100 प्लस 0.05 और डिवाइड में 10 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं जरा क्या आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ 0.30 आ जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाई करके 0.3 अपॉन 0.6, ठीक है। इधर यहाँ 100 का मल्टीप्लाई हो गया, ये 100 ऊपर आ गया, ये डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, ये 2 ये 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 1/2 हो गया, तो ये 1/2 1/2 1 हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है। तो 5% वाला ऑप्शन देख लेते हैं जरा, पहले ऑप्शन में 5 है, ठीक है, तो ये जो परसेंटेज एरर है ये 5% हो जाएगी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जेईई मेंस के क्वेश्चन है, मैं वापस बता रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करोगे ना तो मेजोरिटी हमने पहले ही वही क्वेश्चन लिए हैं जो नीट रिलेवेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहो बच्चों तो वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है, फिर बाद में सॉल्यूशन देख लेना, अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखो क्या गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सेम अपने नीट में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो असर्शन में क्या है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस प्रोड्यूस बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू द प्रोड्यूस बाय ब्लू लाइट। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को वाईडीएससी में फ्रिंज विड्थ से रिलेट करना है। तो फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला लिखते हो आप लोग, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा विब्ग्योर में जो वेवलेंथ होती है, राइट साइड में जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा है ब्लू कलर से भी, तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो फ्रिंज विड्थ भी उसका ज्यादा ही होगा ना ब्लू से। अब देखो स्टेटमेंट को बोलो, यहां तो उल्टा लिखा है क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज प्रोड्यूस बाय रेड लाइट आर क्लोजर, क्लोजर थोड़ी होगी, उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा है तो दूर दूर होगी ना, पास थोड़ी होगी,
तो पहला स्टेटमेंट तो ये असर्शन तो ये इसका रॉन्ग हो गया बच्चों, ये तो गलत हो गया। ठीक है, रीजन देख लेते हैं जरा क्या लिखा है। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये तो सही है, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो रीजन तो ट्रू हो जाएगा और असर्शन फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा क्या बच्चों। ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको कि चारों ऑप्शन किस टाइप से अरेंज किए गए। ठीक है, ये अरेंजमेंट आपको ढंग से देखना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। तो जल्दीबाजी में जो अपने दिमाग में कोई अगर आपने फिक्स पैटर्न बना रखा है ABCD का पर्टिकुलर, तो वो ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या है। A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerin, ये एक लॉन्ग ट्यूब है बच्चों। ठीक है, और इस ट्यूब में ग्लिसरीन भरा हुआ है, यहाँ पूरे में ग्लिसरीन भरा हुआ है। ग्लिसरीन एक विस्कस लिक्विड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉल गिरा दिया आपने। अब बॉल गिराने पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। आपको पता है थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और वही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना, अगर इसका बॉल का वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो। इस पे बॉल का mg तो नीचे लग रहा होगा, इसका वेट, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा होगा, बाइंड फोर्स भी ऊपर एंड विस्कस फोर्स भी ऊपर। बॉल का वेलोसिटी नीचे है ना, वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में v से जा रही है ना, तो विस्कस फोर्स भी ऊपर आएगा। विस्कस फोर्स कितना आएगा वो भी चेक करते हैं। अब बाइंड फोर्स क्या लिखते हैं, रो लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी। mg को अगर लिखूं तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इंटू v इंटू जी। अब क्वेश्चन में बोला है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, मतलब लिक्विड इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ बॉल। बॉल बोले तो ऑब्जेक्ट, मतलब ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ऑब्जेक्ट का आधा है क्या। जो ग्लिसरीन है उसका डेंसिटी हाफ है क्या, तो ऑब्जेक्ट से आधा कर दिया बॉल से, इंटू वीजी। तो अब आप यहाँ देखो, ये रो ऑब्जेक्ट वीजी और ये रो ऑब्जेक्ट बाई टू वीजी, तो ये मेरा mg/2 आ गया क्या बच्चों। ठीक है, अब नीचे में mg फोर्स लग रहा है, ऊपर में mg/2 लग रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो ये वाला जो विस्कस फोर्स है ये कितना होगा, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, तो फोर्स बैलेंस करा देते हैं इक्विलिब्रियम में, mg नीचे। ठीक है, ये mg किसको बैलेंस कर रहा होगा, बाय एन प्लस विस्कस। ठीक है, mg बाइंड फोर्स का वैल्यू mg/2 कैसा है ये मैंने आपको बता दिया, तो ये विस्कस फोर्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों, मेरा mg/2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशन बेस्ड बोल सकते हैं, बाकी कोई ज्यादा खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कुल मिला के बात ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या है। A ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with horizontal. Decrease in kinetic energy of ball during the motion from point of projection to highest point. ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा क्या है। यहाँ से एक बॉल को फेंका गया है बच्चों, यहाँ से एक बॉल को फेंक रहे हैं और ये यहाँ पे आ जाती है। अब बॉल को जो फेंका गया है u स्पीड से, प्रोजेक्शन स्पीड बॉल का u हो गया। ठीक है, ये u का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है थीटा ये दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको पता होगा यहाँ पे जो बॉल का वेलोसिटी होता है ये v मान लिया, ये u cos थीटा हो जाता है क्या। अब u का वैल्यू कितना है 20 और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो ये वाला वैल्यू मेरा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी k1 मान लिया, यहाँ की k2 मान ली, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हुआ, मतलब k1 माइनस k2 मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो k1 माइनस k2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो k1 माइनस k2 हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ m तो कॉमन ले लिया और u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ हाफ m की जगह क्या लिख दिया, 100 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का डिवाइड कर लिया बच्चों। u कितना दिया भाई 20 स्क्वायर, v कितना हो, v का वैल्यू 10 आ गया क्या यहाँ पे, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम हो जाती है, u cos थीटा पता ही होगा आप लोग। ठीक है, तो 1/2, ये 1/10, ये 1/2, 2 जीरो उड़ा दिया, ये 400 माइनस 100 बचेगा तो कितना हो गया 300, एक जीरो और उड़ा लिया। ठीक है, तो 15 जूल आ गया क्या आंसर। 15 जूल का जो है काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती तो टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो पता करना है, कैपेसिटेंस के लिए जो करेक्ट
डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। डायमेंशनल इसका एफ लिखा है, कैपेसिटर का फेराड होता है तो एफ ले लिया। बाकी मास एल, एम, एल, टी और सी, मास, लेंथ, टाइम, बस ये वाली टर्म चेंज कर दी इसने। ये वाली टर्म जो अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें करंट होता है, इसने चार्ज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो अपन लोग ये देखते हैं जरा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां से एम, एल, टी और सी निकल के आ जाए डायरेक्ट। तो आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वैसे तो हाफ सी वी स्क्वायर भी लिखता हूं मैं और एक क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखता हूँ, ठीक है। मुझे सी का डायमेंशन चाहिए, सी को तो फेराड लिख लेना है, बट मैं हाफ सी वी स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को चार्ज क्वेश्चन में दिया है ना, चार्ज सी मान लेना है, इसलिए मैं क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला पैटर्न लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सी का जो वैल्यू आएगा ये तो क्या हो जाएगा, एनर्जी है ना, सिंपल m1 L2 T-2, ये तो एनर्जी होगी। एनर्जी का डायमेंशन पता होगा डायरेक्ट आपको। चार्ज का जो डायमेंशन है, ये जो चार्ज है ये कूलम है, तो यहाँ C2 आ जाएगा और यहाँ 2 तो डायमेंशन लेस है और यहाँ C जो है, एक चीज ध्यान रखना, ये Q जो है ना ये चार्ज है और चार्ज जो है ना, चार्ज के लिए इसने C बोला है, C से नोटेशन दो आप चार्ज को, चार्ज की यूनिट कूलम होती है तो C। अब C अगेन 2 C आ रहे हैं, ये वाला नीचे वाला C जो है ना ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के लिए फेराड, ठीक है। तो यहाँ F का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है C2 और ये डिवाइड में आके ऊपर आएगा तो माइनस M-1 L-2 और T2। तो देख लेते हैं जरा सेकंड ऑप्शन में, देखो यहाँ C2 M-1, ठीक है, L-2 और T2, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना होगा कि कौन सा वाले फॉर्मेट से जल्दी से आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा क्या। एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन अ सर्कल, ठीक है। इफ बोहर क्वांटाइजेशन इज अप्लाइड, बोहर का क्वांटाइजेशन फॉर्मेट यहाँ भी एप्लीकेबल है, देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। 2 चैप्टर का मिक्सअप हो चुका है यहाँ पे, तो दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके देखते हैं जरा। पहला तो क्या है, प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, R इक्वल टू mv अपॉन QB। ये तो आ गया मेरा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी बोल रहा है बोहर क्वांटाइजेशन, बोहर क्वांटाइजेशन मतलब एटम वाला कॉन्सेप्ट, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई लिखते हैं। अब यहाँ फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट का मतलब N2 होगा क्या, तो MVR 2H अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से देखो जरा, ये इक्वेशन 1 से जो है मैं M इंटू वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये M इंटू वी की जगह क्या लिखा जा सकता है, QBR, ठीक है। कैसे लिखा है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लिख दिया है डायरेक्ट, है ना, MV का वैल्यू QBR और एक R यही से 2 से 2 काट दिया, H अपॉन पाई। यहाँ R स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, H अपॉन पाई और ये QB, तो R का वैल्यू आ जाएगा मेरा √H अपॉन पाई QB, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं जरा कौन सा वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। यहाँ 2 का फैक्टर आ रहा है, 2 तो है ही नहीं अपने, इधर 4 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का आ रहा है, तो H अपॉन पाई QB थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा illuminate a metallic surface and electron ejected with maximum kinetic energy 2 electron volt. If the same surface है, इसका मतलब वो वर्क फंक्शन दोनों जगह सेम कंसिडर कर लेना है, ठीक है। illuminated by light of source lambda by 2, वेवलेंथ बदल दिया है, फोटोन का एनर्जी बदल जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या, आपको ये सिंपल आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन पता होगा। आइंस्टाइन एनर्जी जो रिलेशन होता है या इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, वर्क फंक्शन और यहाँ KMX, ठीक है। ये तो आगे मेरा HC बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो HC बाई लैम्डा का वैल्यू जो है मेरा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेना है अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अब सेम सरफेस को ये एनर्जी बदल दे रहा है, तो HC बाई लैम्डा बाई 2, हाफ लैम्डा बाई 2 का, ठीक है। वर्क फंक्शन वही आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और KMX तो मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये 2 ऊपर आ गया, ट्वाइस ऑफ HC बाई लैम्डा इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस KMX। इक्वेशन 1 से देखोगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से HC बाई लैम्डा की जगह 3 लिखूंगा ना, तो 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस KMX। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे KMX कितना आ जाएगा, ये तो 6 में से 1 हटा दो
तो के मैक्स जो मेरा आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बच्चों। तो देखते हैं जरा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा पहला ही ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन आर स्टेटमेंट्स फॉर सर्टेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं ये समझते हैं पहले तो अपन। तो मैं यहां सोल्व करता हूं, देखो एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल जो है क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, मास पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी लिख दो, ठीक है, या मास लिख दो या वॉल्यूम लिख दो। तो ऐसे होते हैं, मास ऑब्वियसली क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कितना मास है, तो ये मास तो एक्सटेंसिव हो गया। साथ में वॉल्यूम भी डिपेंड करेगा और इंटरनल एनर्जी भी। इंटरनल एनर्जी मोल पे डिपेंड करती है ना, F/2 nRT, तो जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा मास, ठीक है। और इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल इसका मतलब ये जो है मास पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के बाद प्रेशर और डेंसिटी। मान लो मैंने पानी ले लिया, 1 kg पानी हो, 2 kg पानी हो, 10 kg पानी हो, 1000 kg पानी हो, कितना ही पानी हो, डेंसिटी तो पानी का वही रहेगा, ठीक है। और कोई भी पानी ले लो, उसका टेम्परेचर प्रेशर वही रहने वाला है। तो इस टाइप से देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन मेरा क्या है, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मास आर एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये तो करेक्ट हो गया। प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिव वेरिएबल। प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं जरा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी आर इंटेंसिव। ये वॉल्यूम गड़बड़ कर गया क्या यहाँ पे, वॉल्यूम तो नहीं है, वॉल्यूम तो अपन ने क्या लिखा था, वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट डी देखते हैं जरा क्या है, मास, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर एक्सटेंसिव। यहाँ भी क्या है, एक्सटेंसिव में जो है ना मास और इंटरनल एनर्जी तो आ रहा है, ये टेम्परेचर गड़बड़ कर गया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इनमें से 4 ABCD लिखे हैं ना, इनमें से करेक्ट वाले ढूंढने मुझे, करेक्ट कौन से। तो ए और बी करेक्ट है, तो ए और बी करेक्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी ओनली, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सटेंसिव इंटेंसिव का, इंफॉर्मेशन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 क्या देखो, a rectangular metallic loop is moving out of a uniform magnetic field region to a field free region without constant speed। constant speed से जा रहा है, ठीक है। when loop is partially inside the magnetic field, ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर मूव कर रहा है। मान लो ये जो लूप है यहाँ मान लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इस रीजन में, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। अब यहाँ से जो है ना एक लूप जो है बाहर मूव कर रहा है इससे। अब ये लूप जो है अगर बाहर, अभी तो यहाँ से शुरुआत में तो कांस्टेंट है, बाहर मूव कर रहा होगा तो ये इस टाइप से होगा। तो बाहर मूव करते टाइम क्या ही होगा, बाहर मूव कर रहा होगा तो इसका इंड्यूस ईएमएफ तो सिंपल VBL लिखेंगे ना अपन, तो ये तो कांस्टेंट इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो कांस्टेंट आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ आएगा, ये मेरा क्या आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा क्या, ठीक है। बाकी में तो क्या है ना, दे ही नहीं रखा कोई ज्यादा का। बाकी ऐसा हो सकता है जब तक अंदर रहेगा 0। अब इन्होंने बोला है मूविंग आउट, मतलब बाहर निकलना है यहाँ से। अब जब पूरा बाहर निकल जाएगा तो 0 ही आ जाएगा फिर। तो बेस्ट पॉसिबल मेरा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जरा। फॉर ए शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये एक छोटू सा डाइपोल है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। पी जो है डाइपोल मोमेंट आ गया इसका, डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, यहाँ जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो V नोट दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, देन करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट बी पे भी पता करना है मेरे को, ठीक है। बी पे पोटेंशियल तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो डाइपोल होता है बच्चों, डाइपोल ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज का कॉम्बिनेशन डाइपोल होता है। इस डाइपोल का जो है ये पॉइंट बी जो है ये इक्वेटर पे है, तो बी पे जो है यहाँ पोटेंशियल तो मेरा सीधा सीधा 0 ही आ जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर यहाँ जो लिखा जा सकता है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश लिख लेता हूँ, ये क्या लिखते हैं अपन, KP/R3, ठीक है। अब ये वाला जो ई नोट है, ये ई नोट क्या लिखते हो आप लोग, जो ये ई नोट आता है ना बच्चों, ई नोट, यहाँ ई नोट जो लिखते हैं 2kp/r,
आर क्यूब। ठीक है, ये ए पॉइंट की डिस्टेंस जो है डाइपोल से आर है, तो यहाँ आर क्यूब लिख लिया। अब वैसे फॉर्मूला में तो यहाँ केपी बाई आर क्यूब लिखते हैं, बट ये क्या है ना, बी पॉइंट जो है डाइपोल से ये 2r डिस्टेंस पे क्या, तो यहाँ मैं 2r का क्यूब लिख लूँ क्या बच्चों। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है मेरा, के पी अपॉन 4r क्यूब। अब यहाँ से ये जो के पी का वैल्यू है या के पी बाई आर क्यूब का वैल्यू है, के पी बाई आर क्यूब का वैल्यू, के पी बाई आर क्यूब का वैल्यू कितना है, ई नॉट बाई 2। ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये जो ई डैश आ जाएगा ना 1/4 तो साइड में, और के पी बाई आर क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई 2। तो मेरा आंसर हो जाएगा ई नॉट बाई 16। अगर यहाँ ई नॉट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ ई नॉट बाई 16 हो जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं जरा, पहला ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल तो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई 16। ठीक है, तो ये इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन किया मैंने समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखा यहाँ बोला है क्या, ये फोर्स है अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल, इट अंडरगोस, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, ये बी का वैल्यू क्या हो जाए, वर्क डन जो है 0 आ जाए। अब वर्क डन क्या लिखते हैं अपन, सिंपल वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब ये वर्क डन जो है मेरा क्वेश्चन में बोला है ये 0 आ रहा है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो पहला तो 2 आ जाएगा, आई डॉट आई 1, फिर -2 भी आ गया और फिर -1 आ गया। ठीक है, तो ये 2b इधर आ गया तो 2b तो प्लस हो गया और ये 1, तो b का वैल्यू हाफ हो जाएगा, सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है। तो आंसर जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, तो ये इस टाइप के मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, जेईई मेंस के वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो रिलेवेंट है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने आ सकते हैं और नीट में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो ये डायटोमिक गैस है, गामा जो है CP बाई CV लिखते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो गामा 1 है ना डायटोमिक गैस तो है ये, यहाँ गामा 1 लिखा है रिजिड मॉलिक्यूल के लिए और गामा 2 लिखा है दूसरा, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बट यहाँ वाइब्रेशन कंसिडर करने हैं आपको। वाइब्रेशन के अगर आपको पता हो तो 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का लिया जाता है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, CP एंड CV आर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब चेक करते हैं जरा, CP CV का जो रेशियो निकाला जाता है ना, गामा जो लिखते हो CP अपॉन CV, तो ये 1 + 2/f आता है निकल के, F जो है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले वाले केस में तो क्या हो जाएगा, जो पहला वाला ये गामा 1 है ये क्या लिखूंगा 1 + 2/5। ठीक है, तो 1 + 2/5 ये जो है मेरा आ जाएगा 1.4। गामा 2 जो आएगा ना 1 + 2/, अब यहाँ जो है पहले वाले केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है डायटोमिक के लिए, बट यहाँ जो है तो डायटोमिक, पर ये 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का भी जाएगा, तो 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का जाएगा तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 2/7 लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से 1 + 2/7 लिखोगे ना बच्चों, तो ये लगभग जो आएगा ना ये गामा 2 का वैल्यू, गामा 2 यहाँ पे ये 5 है ये 7 है, तो ये गामा 2 का जो वैल्यू है लेस देन गामा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो गामा 2 लेस देन गामा 1, ये थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में से तो ये आ जाएगा, बराबर तो है नहीं, और यहाँ देखने से डेटा लग रहा है कि डबल भी नहीं है, तो ये भी गड़बड़, तो मेरा तीसरा आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। ठीक है, बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1.2 समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18। अच्छा, यहाँ से अब ये सेक्शन बी चालू हो गया है, वैसे नीट में सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। ठीक है, सेक्शन बी जो पहले आता भी था वो भी MCQ क्वेश्चन ही आते थे, बट जेईई मेंस में थोड़ा अलग होता है। वैसे तो यहाँ जेईई मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं इंटीजर, मतलब इनका आंसर कुछ डिजिट में होगा, 1 2 3 4 5 100 200 इस टाइप का आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने नीट में तो नहीं आते, बट एक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, बाकी आप करोगे तो क्वेश्चन आसान ही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 समझा रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, और इनका जो आंसर है राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर बता देना है आपको। ठीक है, अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो आपको तो कुल मिला के एक बार एक क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए वीडियो पोस्ट करके, अगर आपको लगता है आपको आता है, नहीं आता है तो समझिए जरा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में इसलिए आ सकता है क्योंकि इसके भी तो 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं ना। क्या है देखो, ए ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड विद कंप्लीटली विद एन आइडियल लिक्विड ऑफ मास 2m, जो लिक्विड है उसका मास 2m है, एंड द क्लोज एट द बोथ एंड, दोनों एंड क्लोज कर दिए। द ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन एंड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अदर एंड इज F, दूसरे एंड पे F फोर्स लग रहा है। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्यूब इज √F अपॉन m इन SI यूनिट, SI में चल रहा है सब कुछ, तो A का वैल्यू बता दो क्या होगा।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये एक ट्यूब मान ली मैंने बच्चों, इस ट्यूब के अंदर कोई आइडियल लिक्विड भरा हुआ है, ये इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ इस पॉइंट का हिंज और ये इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने पे क्या होगा, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है ना इधर लिक्विड, ये फोर्स क्वेश्चन में F दिया हुआ है, देखो जरा, ठीक है, ये F दिया है क्या, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द अदर एंड इज F, तो यही जो फोर्स होगा ना इधर, यही सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, यही जो फोर्स है सेंट्रीपिटल के बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये ध्यान रखना, ये जो r है ना, ये जो है डिस्टेंस इस हिंज पॉइंट का और सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा लिक्विड का, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। अब ये टोटल ट्यूब का लेंथ 1 मीटर है ना, तो ये ट्यूब यहाँ से अगर ये r की जगह है ना, ट्यूब का लेंथ l है तो r की जगह l/2 आएगा, हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो आ गया m। अच्छा यहाँ ये जो लिक्विड का जो मास है ना, ये लिक्विड और आइडियल लिक्विड, ये 2m मास है, तो यहाँ पूरा ही मास लेना होगा। मैंने यहाँ स्मॉल m का वैल्यू 2m आ गया, मतलब ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है उसका मास ओमेगा स्क्वायर, r की जगह है ट्यूब का आधा लेंथ आएगा, तो ये 1/2 मीटर आ जाएगा, r की जगह 1/2 आ गया, ठीक है। ये 2 से 2 गायब हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया मेरा, √f/m। अब क्वेश्चन में एफ एम का वैल्यू दे दिया जाए तो ओमेगा का आंसर निकाला जा सकता है, या फिर आपके नीट में 4 क्वेश्चन में रूट में बनाया जा सकता है ना। तो इस ये वाले डेटा से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चों, इसका ए का वैल्यू 1 आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 18 क्वेश्चन का मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिट आ गई, ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। बाकी अगर यही सेम क्वेश्चन रहे तो 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं ना, 1 2 3 4, आंसर क्या आ रहा है आपका 1, 1/2, 1/3 या 3 4, कुछ भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे जाना है, ऐसा नहीं सर हमारे तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा, अ प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड मतलब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा है, इन ए रीजन ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसकी। तो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी वेलोसिटी सेलेक्टर, नहीं भी पढ़ा है तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, v = E/b, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में इतनी वेलोसिटी से अगर चले और E क्रॉस B के डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी हो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁵ इतना वेलोसिटी दिया है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो प्रोटॉन जो एक सर्कल में घूमेगा और उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा ही दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कल में घूमता है mv/qb, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, वैल्यू ऑफ x। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है x × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, देन वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू बताना है, और ये मास प्रोटॉन का ये ले लीजिए। तो चेक करते हैं जरा, रेडियस 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सारा डेटा इन केस में तो लिखने की जरूरत नहीं है। मास कितना दिया है 1.6 × 10⁻27, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁵, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होता है, मैग्नेट प्लस माइनस के तो डिफरेंस है, तो प्रोटॉन का चार्ज लिख लिया। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये 1.6 से 1.6 काट दिया, ये 2 से 2 काट दिया, ये b को इधर ला दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे b आ गया। अब यहाँ जो है ना ये 10 पावर ये 100 को 10⁻2 लिख के यहाँ ला दूंगा तो 10⁻⁻27 इंटू 10⁻7 आ जाएगा क्या, 5 और 2 और 10⁻⁻19, ठीक है। 10⁻⁻20 10⁻⁻19, ये 7 से घटा ना तो ये 1/10 आ रहा है लगभग, या 10⁻⁻1 आ रहा है, ठीक है। ये तो किसका है मेरा वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का। क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, तो यहाँ से E/b, b की जगह 10⁻⁻1 लिख दिया, 2 × 10⁵, ठीक है। तो यहां से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना, ये आ जाएगा 2 × 10⁴ आ जाएगा क्या, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मेरा क्या हो गया 2 × 10⁴। तो ये जो x है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन का आंसर मेरा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है देखो,
नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, ये जो सर्किट दिया गया है इसमें कितना करंट आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो रजिस्टर 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 लगे हुए हैं, बीच में एक कैपेसिटर आ रखा है यहाँ पे, ये 1 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब कैपेसिटर तो क्या होगा, यहाँ डीसी बैटरी है तो डीसी बैटरी कैपेसिटर, कैपेसिटर से तो करंट ही नहीं जाएगी ना, स्टेडी स्टेट आ गया तो यहाँ से जो भी करंट चलेगी यहाँ के बाद तो करंट ही नहीं जाएगी, यहाँ के बाद करंट नहीं जाएगी ना, इसका मतलब इसके बाद वाला ये सर्किट तो काम का है ही नहीं, तो ये वाला सर्किट तो काम का है ही नहीं, तो मेरा जो सर्किट काम का है वो कितना है, ये 2 वोल्ट की बैटरी, यहां से करंट जाएगी, यहां से करंट जाएगी, ठीक है, और यहां से भी करंट जाएगी, तो ये वाला रेजिस्टेंस मेरा 2 ओम दिया हुआ है, ये 4 ओम दिया हुआ है, ये 3 ओम दिया हुआ है, और ये वाला मेरा 6 ओम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस जरूर है बट ये कैपेसिटर आ जाने के बाद है ना, इसके बाद पूरा वाला सर्किट काम का ही नहीं रहेगा, इधर करंट ही नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा चेक करो, 6 और 3, इन दोनों का पैरेलल, 6 और 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो 6 और 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो ये 2 ओम आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में तो फिर से 2, तो 2/2 करंट जो सर्किट की है मेरी 1 एम्पियर आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपली 1 एम्पियर। अब एम्पियर तो यहाँ लिखा हुआ है तो आंसर जो है 1 लिख देंगे सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया, ये एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर, चार्जिंग बाय डीसी करंट, कंसिडर हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस एरिया ए नॉट, ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर पैरेलल टू प्लेट, एट द इंस्टेंट द करंट थ्रू द सर्किट इज 6 एम्पियर, एट द सेम इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू ए नॉट। देखो क्या है कहानी है, समझाता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये प्लेट्स ले ली मैंने, 2 प्लेट ले ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये 2 प्लेट आ गई, ठीक है। इसका जो एरिया है ना, इन दोनों प्लेट का एरिया ये सेम दिया हुआ है और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वैसे कोई काम का नहीं है जो सेपरेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो पर लिख देते हैं, ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चार्जिंग बाय डीसी, यहाँ से कोई डीसी बैटरी लगी हुई है उससे चार्ज कर रहे हैं इस कैपेसिटर को। कंसिडर द हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस एरिया, यहाँ पे कोई एक हाइपोथेटिकल एरिया मान लिया, ये हाइपोथेटिकल एरिया मान लिया, पता नहीं है ये जो हाइपोथेटिकल एरिया है ना ये 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इनसाइड द कैपेसिटर एंड पैरेलल टू द प्लेट, ये प्लेट के ये जो दोनों प्लेट तो पैरेलल है और ये वाला एरिया भी इसके पैरेलल है, ठीक है ना। एट द इंस्टेंट करंट थ्रू द सर्किट, किसी इंस्टेंट पे यहाँ जो करंट है वो 6 एम्पियर की जा रही है, ठीक है। तो सेम जो है ये, अगर पूरे प्लेट की करंट पूछा जाता ना, देखो यहाँ पे बैटरी में यहाँ जो बाहर करंट आती है ना इसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, तो मैं IC लिख देता हूँ, कंडक्शन करंट, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, कंडक्शन, कंडक्शन करंट IC का वैल्यू जो दिया हुआ है 6 एम्पियर दिया हुआ है। अच्छा, ये कंडक्शन करंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रही है, कंडक्शन के पार्ट है, ठीक है। और यहाँ अंदर कोई वायर वगैरह नहीं है, अगर यहाँ ये जो कैपेसिटर है ना ये एयर फील्ड है, मतलब हवा भी होगी, तो यहाँ जो अंदर में करंट जाती है ना उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ID। और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ना, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो कंडक्शन करंट के बराबर होती है। टोटल मतलब यहाँ से इसमें से पूरे में से जो करंट जाएगी वो, अब मुझे पूरे में से करंट नहीं चाहिए, मुझे केवल ये वाली करंट चाहिए। अब पूरे में से करंट मतलब ये वाली पूरी करंट अगर यहाँ स्पेस में जा रही होगी ना, ये तो मेरी किसके बराबर होगी, पूरी करंट पूछा होता तो 6 एम्पियर के बराबर हो जाती, पर मुझे तो पूरी नहीं, A नोट से जाने वाली करंट पूछा है, तो मैं ये पूरे एरिया की जो करंट है, पूरे A एरिया की करंट तो 6 एम्पियर है, तो A नोट की करंट कितनी आ जाएगी, A नोट की जो करंट रिक्वायर्ड है मेरी, ये एरिया के प्रोपोर्शनल A/A नोट इंटू कंडक्शन करंट लिख देते हैं। एरिया के प्रोपोर्शनल क्यों आती है, डिस्प्लेसमेंट का करंट का एक फॉर्मूला पता होगा आपको, ठीक है, d∅/dt और ये एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नोट, फाई में जो लिखते हैं EA और एरिया बाहर आ जाता है क्या, EA cos θ/dt, ये लिखते हो ना, तो ये एरिया बाहर आ जाता है तो एरिया के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो एरिया A नोट है ना, तो A नोट और A का वैल्यू रखें और यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। तो एरिया A नोट कितना हो गया 3.2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा एरिया 16 और डिस्प्लेसमेंट करंट 6, ये कंडक्शन करंट 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 16 दूनी 32 और ये पॉइंट हटाऊंगा तो 6/10, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ रहा है 12, 6 दूनी 12, 1.2 एम्पियर आ गया।
पर यहाँ क्वेश्चन में मेरा मिली एम्पियर में बोला गया है, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1200 आ जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो मिली एम्पियर, तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, आंसर 1200, ये इंटीजर इस क्वेश्चन का 21 का मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन क्या है देखो, टू लॉन्ग पैरेलल वायर एक्स एंड वाई, ये वाला वायर एक्स हो गया, ये वाला वायर वाई हो गया, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दोनों के बीच की दूरी, एक में 5 एम्पियर की करंट है, एक में 4 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर वाली करंट ऊपर जा रही है, 4 एम्पियर वाली करंट नीचे जा रही है रेस्पेक्टिवली, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एज शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रिजल्टेंट मतलब दोनों का मिला के चाहिए, जो 4 सेंटीमीटर है वाई वाले वायर से 4 सेंटीमीटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है x × 10⁻⁵ टेस्ला, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बता दीजिए और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये ले लेना है। ठीक है, जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाले वाई वाले वायर में करंट नीचे जा रही है, तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वाई के कारण वो बाहर की डायरेक्शन में आएगा। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई वाला वायर और एक्स वाला वायर, दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड लगा के चेक कर लेते हैं। वाई वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई की जगह 4 लिख दिया अपॉन 2 पाई आर की जगह लिख दिया 4/100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। और ये डायरेक्शन अंगूठा बाहर की, यहाँ अंगूठे की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में तो अंगूठा, ये अंगुलियां जो है बाहर आ रही है तो बाहर की डायरेक्शन यहाँ डॉट लिख ली। अब दूसरे वाले वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो पी पॉइंट में तो यहाँ क्रॉस आएगा कि अंदर की डायरेक्शन में उंगलियां हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से आर देखूंगा ना तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा पी पॉइंट का डिस्टेंस, तो है 10/100 और ये क्रॉस आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से चेक करते हैं जरा क्या होगा। तो बी का वैल्यू जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ डॉट को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट करके यहाँ 100 बच जाता है मेरा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो बाहर आ गया। ठीक है, और ये क्रॉस को अगर मैं डॉट में बदल दूं तो माइनस लग जाएगा क्या, और 1 0 तो ये गायब हो गया और ये 50 आ गया मेरा। ठीक है, अब म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ से लिख लो, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई × 10⁻⁷ डॉट और यहाँ 2 पाई और यहाँ 50, 2 पाई से ये तो 2, ठीक है, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट गया, 50 × 2, 50 × 2 100 आ गया, तो 10 की घात -5 टेस्ला आंसर आ रहा है। अब यहाँ 10 की घात -5 तो ऑलरेडी है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो आंसर जो मेरा है इस क्वेश्चन का भी x का मेरा आंसर 1 आ जाएगा ना, x × 10⁻⁵ लिखा है ना, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा क्या बच्चों। तो ये जो है बच्चों अपन ने ये इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ बच्चों अब इस क्वेश्चन के बाद क्या है ना, 2-3 क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं। वैसे तो जेईई मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए, उसमें से एक क्वेश्चन तो क्या था बच्चों, आंसर ही मैच नहीं कर रहा था, बोनस था, और 2 क्वेश्चन मुझे रिलेवेंट नहीं लगे। एक तो अपना सिलेबस, 2 क्वेश्चन मुझे मतलब नीट रिलेवेंट नहीं लगे तो मैंने हटा दिए। तो मैंने ये बच्चों 22 जनवरी जेईई मेंस का इवनिंग शिफ्ट जो शिफ्ट 2 में हुआ था वो वाला पेपर मैंने पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। वो क्वेश्चन लिए हैं अपन ने जो नीट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वाला जो सीरीज है गेम चेंजर सीरीज वास्तव में आपका गेम चेंज कर सकता है। अगर आप इसको सीरियसली लेते हो बच्चों तो आप जरूर इसके वीडियो सारे देखते रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।